आज हम थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज कवर करने जा रहे हैं और इनका नाम है एक्टिविटी रेशियोज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टर्नओवर बेस्ड रेशियोज। ठीक है, बेसिकली ये जो रेशियोज है इनका इनका पर्पस क्या होता है? टू एजरटेन द और टू इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, और कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, मैं अपने पास 10,000 रुपए का स्टॉक रख रहा हूं और सेल कर रहा हूं 20,000 की। ठीक है, डबल। और एक बंदा 5,000 का स्टॉक रखता है और सेल कर रहा है 15,000 की। देखने में फिगर्स किसकी ज्यादा लग रही हैं? इसकी। एक ही लग रहा है यार, एक ही सेल ज्यादा है, बट अगर हम एफिशिएंट यूज बताएं तो ये अपने स्टॉक की दुगना सेल कर पाता है और ये जितना स्टॉक रखता है उससे 3 गुना सेल कर लेता है। मतलब पैसा भी कम लगाता है और सेल भी इसकी ज्यादा होती है। तो आर यू गेटिंग? कौन एफिशिएंटली यूज कर रहा है? कौन अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम उपयोग कर रहा है? बी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इन रेशियोज को समझना है। अब इसमें अलग अलग रेशियोज हैं जो अलग अलग बातें कहते हैं, अलग अलग पर्पस होता है उनका। लेकिन ओवरऑल सबका एक कॉमन गोल है, ये बताना कि भाई कितने एफिशिएंटली आप रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हो। पहला रेशो, इसको हम बोलते हैं आईटीआर। ठीक है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसको हम पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोलते थे। ठीक है, अभी भी बोल सकते हो। तो ये रेशो क्या कहता है? कहता है कि आप ऑन एन एवरेज अपने पास कितना स्टॉक मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और आप कितने का माल बेच देते हैं। सीओजीएस। सीओजीएस स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, आप कितने का माल रखते हैं अपने पास एवरेज और कितना माल बेच देते हैं उसकी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर करा गया है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस, ये हम कैसे निकालें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है? सेल्स में से हम जब प्रॉफिट मार्जिन लेस कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकला। मेरे पास लेट से 20,000 का माल पड़ा हुआ था, मैंने 2 लाख का माल और खरीदा, तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 2,20,000। फिर मैंने कुछ ऐसे एक्सपेंस करे जो गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए जरूरी थे। उसके बिना गुड्स सेलेबल नहीं है, बिकने लायक नहीं है, तो वो खर्चे मैंने करे लेट से 30,000 के। ठीक है जी, अब मेरे पास 70,000 का स्टॉक बच गया। मेरे पास टोटल स्टॉक कितना था? देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक टोटल स्टॉक आ गया 2,20,000 प्लस 2.5 लाख का स्टॉक था, 70 का बच गया। इसका मतलब जो माल मैंने बेचा वो कितने का था? 1,80,000 का। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। नाउ, एवरेज स्टॉक की वैल्यूज कैसे की? एवरेज स्टॉक का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज हमारे गोडाउन में कितना माल पड़ा रहता है। तो ये जनरली क्या होता है, हम इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में जो स्टॉक था, अपॉन क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आपका एवरेज स्टॉक आ जाता है। तो इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। सेकंड टाइप ऑफ रेशियो पे चलते हैं। हालांकि अभी जो सेकंड रेशियो है ये जनरली एग्जाम आपके 12th क्लास के अंदर या एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता, बट स्टिल मुझे आपको बताना है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, और इसको हम स्टॉक वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी मतलब कैन से स्पीड, मूवमेंट स्पीड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या कहता है? आप सपोज आज स्टॉक लेकर आए तो ये स्टॉक कितने टाइम में बिक जाता है?
मतलब आपको कितने टाइम तक स्टॉक होल्ड करके रखना है, तब कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही जीरो हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें डेज में निकालना है पीरियड तो 365, वीक्स में निकालना है तो 52, और अगर मंथ्स में निकालना है तो 12, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम ITR से, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ITR का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। नाउ थर्ड रेशियो इज TRTR, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अभी ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ये हमारे डेटर्स होते हैं, और टर्नओवर सेल्स। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि हम हमारे एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं, हमने कितना पैसा लोगों से ऑन एन एवरेज लेना है, और हम उधार पे कितना माल बेचते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये सभी रेशियोज जो है इन टाइम्स निकलते हैं। इन टाइम्स कहते हैं ना, इतने गुना, 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, ऐसे। देखिए, अब मेरी छोटी सी बात समझना, मेरे जो डेटर्स हैं, डेटर्स, डेटर्स और बीआर एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो डेटर्स और बीआर दोनों की बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए के मेरे डेटर्स रहते ही हैं, मतलब 1 लाख रुपए मैंने लोगों से लेना ही होता है। उधार माल बेचता रहता हूँ तो 1 लाख तो पेंडिंग रहता ही है। ठीक है, और मैं उधार पे जो माल बेचता हूँ वो है 10 लाख। ठीक है, और ये ए और बी केस है, ऑन एन एवरेज मैंने 2 लाख रुपए लेना होता है लोगों से, और मैं 12 लाख का माल बेचता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, हु इज बेटर, हु इज एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज? नहीं, 1 मिनट, 12 लाख नहीं करते, इसको कर देते हैं हम 2 की जगह, 3 की जगह 12 लाख, 3 और 12। ठीक है, कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है? डेटर्स का मतलब क्या, पता है क्या होता है? डेटर्स का मतलब है ब्लॉकेज ऑफ मनी। डेटर्स का मतलब ब्लॉकेज ऑफ मनी है कैसे, आपकी दुकान पे ग्राहक आया, पैसा दे गया, माल ले गया, तो पैसा इंस्टेंटली आपके पास आ गया, है ना, आप उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो, उस पर रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन अगर कोई वही बंदा कोई उधार, वही माल कोई उधार पे भी ले जाता है, तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया। तो आप क्या चाहोगे, डेटा ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम? मैं तो यही चाहूंगा मेरे डेटा जीरो हो जाए, मेरे को किसी से लेना ना हो, मैं चाहूंगा मेरे को ना लेना हो ना देना हो, यही होता है। डेटर्स भी जीरो नहीं, और क्रेडिटर्स भी। बेटर यही होता है, आप क्या चाहोगे? यही चाहोगे, आपके डेटर्स कम से कम होने चाहिए, और उधार जितना मर्जी बेच लो, लेकिन रिकवरी होती रहे जल्दी, और डेटर्स आपकी जीरो हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, डेटर्स हैं 1 लाख, मतलब कह सकते हैं आपने 1 लाख ब्लॉक किया और 10 लाख की सेल जनरेट करी, 5 गुना, 5 टाइम्स, सॉरी 10 गुना, 10 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे 3 लाख रुपए फंसा के आपने 12 लाख की सेल करी, दैट इज 4 टाइम्स। अगर आप देखें फिगर्स के अंदर तो ये ज्यादा लगता है बी इज बेटर, सेल भी ज्यादा है, डेटर्स भी ज्यादा है, ऐसा लगता है अरे बी बेटर होगा। नहीं, जब हमने देखा कि भाई एक्चुअली एनालिसिस करा, तो एनालिसिस में क्या पता चला, अरे ए इज परफॉर्मिंग मच बेटर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स अब क्या होते हैं, देखिए मैंने वही कहा, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस बिल रिसीवेबल। जो डेटर है वही, उन्हीं से हमें बीआर मिलता है, तो डेटर्स और बीआर बोथ आर सेम। और ऐसे ही क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, याद रखना, डेटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी कह सकते हो आप। और इनका एवरेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ओके, तो इससे एवरेज रिसीवेबल्स आए थे, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब आते हैं फोर्थ रेशो पे। हम क्या चाहेंगे, हमारी डेटर से रिकवरी क्विकली हो या टाइम लेकर हो, डिलेड हो, क्विकली हो, यही चाहेंगे। तो अब कितना क्विकली हमने डेटर्स हमें पैसा दे देते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं डेटर्स वेलोसिटी या डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ठीक है, डेटर्स डीसीपी। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर डेज में निकालना है 365, वीक्स में निकालना है 52, और अगर मंथ्स में निकालना है 12, और इसको हम डिवाइड करते हैं टीआर से। ठीक है, तो 365 ऑन टीआर को अगर हम ओपन करते हैं इस फॉर्मूला को, तो क्या आएगा,
क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ फिफ्थ फॉर्मूला इज, फिफ्थ टाइप ऑफ रेशियो इज TPTR, that is trade payable turnover ratios, trade payable turnover ratios। इसमें हम कंपेयर करते हैं क्रेडिट परचेज, हम कितना स्टॉक उधार पे खरीद रहे हैं इन अ ईयर, और उसको डिवाइड करते हैं एवरेज पेबल्स। ठीक है, अगेन दो एग्जांपल्स ले रहा हूं। क्रेडिट परचेज जो होती है ए की, दैट इज 20 lakhs, और बी की होती है 30 lakhs। ठीक है, उधार ज्यादा सामान लेना अच्छी बात है बुरी बात है? ठीक है, इससे हम मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई ये अच्छी बात है बुरी बात है उधार सामान लेना। डिपेंड करते हैं कि आप कितना जल्दी उस उधार को चुका देते हैं। हमारे एवरेज पेबल्स हैं 4 लाख, और यहाँ पे है 3 लाख। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ देखें, हमारे ड्यूज कितने हैं? 4 लाख, और परचेज कितनी हो रही है? 20 लाख की। इसका मतलब हमारे पे 5 गुना परचेज करते हैं हम। 4 लाख रुपए की क्रेडिट पे हम 5 गुना परचेज करते हैं, और यहाँ पर 3 लाख रुपए की क्रेडिट पे हम 10 गुना की परचेज करते हैं। हु इज परफॉर्मिंग बेटर? अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को कौन ज्यादा अच्छे से अवेल कर रहा है, कौन ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर रहा है? बी यूज कर रहा है। ठीक है, इसको 3 लाख का क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, 3 लाख का उधार मिलता है, और 30 लाख की परचेज कर लेता है ये। ठीक है, टाइमली पैसा भी चुकाता रहता है, तभी इसके पेबल्स कम है, परचेज भी इसकी ज्यादा है, और इसके ड्यूज भी कम है। लेकिन इसकी परचेज भी कम है और ड्यूज भी ज्यादा है। ठीक है, सो बी इज परफॉर्मिंग बेटर, कि वो परचेजेस भी ज्यादा कर रहा है लेकिन उसके पेबल्स टाइमली पे होते जा रहे हैं, तो इसलिए उसके पेबल्स यहाँ कम दिख रहे हैं। तो बी इज एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट्स मनी रिसोर्सेज। कोई डाउट? क्लियर है? अब यहाँ पे एवरेज पेबल्स कैसे निकलते हैं? एवरेज पेबल्स कैसे निकलेंगे? एवरेज पेबल्स में आप लेते हैं ओपनिंग ओपनिंग ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स प्लस बीपी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज पेबल्स आते हैं। सिक्स्थ, अब कितने टाइमली आप अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं, कितने टाइम के अंदर अंदर आपके क्रेडिटर्स जीरो हो जाते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं क्रेडिटर्स और डेट पेमेंट पीरियड। ये कैसे निकालेंगे हम? 365 फॉर डेज, 52 फॉर वीक्स एंड 12 फॉर मंथ्स। इसको हम डिवाइड करते हैं टीपीटीआर से। 365 अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू एवरेज पेबल्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेवेंथ रेशियो, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए हमें कौन सी कैपिटल चाहिए? द पार्ट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब हमने ये देखना है कि हम कितनी वर्किंग कैपिटल लगा के कितनी सेल जनरेट करते हैं। फॉर दैट यहाँ पे हम लेते हैं नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अगर आप एवरेज वर्किंग कैपिटल तब लेते हैं जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन हो, अदरवाइज सिर्फ वर्किंग कैपिटल लेते हैं। अच्छा, अगर नेट सेल्स नहीं गिवन तो इन दैट केस यू कैन टेक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ले सकते हैं अगर नेट सेल किसी भी हालत में आपको नहीं मिल रही। इसके बाद अच्छा, आप ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल से क्या निकल कर आती है हमारे पास? ऑपरेटिंग साइकिल।
अब ये ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकल कर आती है? 365, 52 और 12 अपॉन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इससे आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? आपके पास जिस दिन से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, उसके बाद जब वो रॉ मटेरियल अगेन कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है? हमारे पास कैश होता है, कैश से हमने मटेरियल खरीदा, मटेरियल लगा कर फिर उसको बेचा, और बेचने के बाद उसका जब पैसा आया, तो कितने टाइम में हमारी वर्किंग कैपिटल रिकवर होनी शुरू होती है? दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो वही साइकिल बार बार हमारे बिजनेस के अंदर रोटेट करती रहती है। आगे चलते हैं। 9th, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि आपकी नेट सेल्स कितनी है और आपने बिजनेस में कितनी एसेट्स लगाई हुई हैं, टोटल एसेट्स। ठीक है, तो जितने ये ज्यादा हायर रेशियोज होते हैं, उतना एफिशिएंटली हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क, फिर आगे चलते हैं।